नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। इस प्रोग्राम में चर्चा तो मैं करने वाला था और अभी भी करेंगे, जो ये पॉडकास्ट चर्चा में है, बल्कि पॉडकास्ट क्या, एक पूरी सीरीज है और उसमें कितनी अश्लील भाषा में और जो भारतीय संस्कृति है उसको भी किस तरीके से तार-तार किया गया है। जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारा सामाजिक ताना-बाना है, उस पर किस तरह के प्रहार किए गए और कुछ नई उम्र के जो यूट्यूबर हैं, पॉडकास्टर हैं, क्रिएटर हैं, वो किस तरीके से सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को जुटा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, इससे ये भी पता चलता है। यानी कोई वर्जना बची नहीं है, कोई गरिमा, कोई मर्यादा बची नहीं है, जिस तरह की लैंग्वेज का ये यूज़ करते हैं। इस पर चर्चा करेंगे, क्या-क्या अब रोक-टोक शुरू होनी चाहिए और जिसका हमेशा विरोध किया जाता है, मैं निजी तौर पर भी विरोधी हूँ कि किसी तरह का सेंसरशिप हो, लेकिन चेक तो किया जाना चाहिए और अगर कोई अपनी सरहदें पार कर रहा है, मर्यादा की, गरिमा की, नैतिकता की, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कानून के हिसाब से। वो हमें होती हुई दिखाई भी दे रही है। एक इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो अहम विषय है, जब मैं बैठ रहा था इस प्रोग्राम में, तो मेरी नज़र पड़ी कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे दिल्ली में, जो कत्लेआम हुआ था, नरसंहार हुआ था और उस समय पीवी नरसिम्हा राव गृह मंत्री हुआ करते थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनकी माताजी इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए सरकारी आवास में, प्रधानमंत्री आवास में उनके दो सुरक्षा कर्मियों बेअंत और सतवंत सिंह ने गोलियों से भून करके हत्या कर दी थी और उसके बाद दिल्ली में भी और कई दूसरे शहरों में भी सिखों के खिलाफ बहुत बड़ा एक हत्या का, नरसंहार का, जलते हुए टायर लोगों के गले में डाल दिए गए थे, घरों से खींच करके लोगों को मारा गया था और वो अभी तक याद किया जाता है और कांग्रेस, बरसों लग गए थे कांग्रेस को। जब सिख प्रधानमंत्री बनाया गया तो उन्होंने चंडीगढ़ में जाकर के उसके लिए खेद व्यक्त किया था, जबकि गांधी नेहरू परिवार को उसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए था, विधिवत करना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, बल्कि खेद भी व्यक्त नहीं करना चाहिए था। सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और कई दूसरे कांग्रेस के नेताओं के नाम आए थे उस समय। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज बुधवार को सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। 2018 में एक दूसरे मामले में भी सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, वो तिहाड़ जेल में अभी भी सजा काट रहे हैं। ये दूसरा मामला है जिसमें सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है और 18 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऊर्जा से भरे हुए युवा पत्रकार अनुपम के सिंह। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। अनुपम जी, सबसे पहले हम क्यों ना सज्जन कुमार को जो दोषी करार दिया गया है उसी पर चर्चा करें। कांग्रेस अपने अतीत के कुकर्मों से बच नहीं सकती है। वो संविधान की बात भी करती है, वो लोकतंत्र की बात भी करती है, वो तमाम ऊंची ऊंची बातें करती है और राहुल गांधी तो संविधान को जेब में लेकर के घूमते हैं, संविधान की प्रति को। ये जो 1984 में हुआ था और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री होते हुए कत्लेआम हुआ था, जिसमें राजीव गांधी ने कह दिया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो इसमें सज्जन कुमार को एक दूसरे मामले में दोषी करार दिया जाना और अभी जी, सुनाई जाएगी, तो इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए कि कांग्रेस क्या बोलने लायक बचेगी इसके बाद या बची है।
जी, एक तो ये जिस मामले में सज्जन कुमार को सज़ा सुनाई गई है, ये दिल्ली के सरस्वती विहार एरिया की घटना है, जहाँ पे 1 नवंबर 1984 को ये घटना जो हुई थी। जसवंत सिंह नाम के एक व्यक्ति थे और उनके बेटे तरुणदीप सिंह थे, तो भीड़ जो है उनके घुस जाती है घर में और लूट-पाट करती है और दोनों बाप-बेटे को मार डाला जाता है वहीं पे। ये समझिए एक हम कह लें कि जो पूरा नरसंहार था, उससे अगर कंपेयर करें, तो ये एक छोटा-सा मामला उसमें ये दिखाई देता है। लेकिन देखिए इसका जो छोटा मामला है, उसका भी स्तर या फिर उसकी भी इंटेंसिटी जो है, वो कितनी बड़ी है आप ये समझिए। तो जो पहले सज्जन कुमार का इस केस में नाम ही नहीं था, अब तक जो इस पे मुकदमा वगैरह चला आ रहा था। बाद में इसमें सज्जन कुमार का नाम जो है वो जोड़ा गया। और जो सज्जन कुमार के बचाव पक्ष के वकील थे, वो कोर्ट में बार-बार ये कह रहे थे कि अरे! इसमें तो इनका नाम ही नहीं था, बाद में इन्होंने बदला लेने के लिए जोड़ दिया। लेकिन इसके असल में 2 कारण थे। पहला तो ये था कि जो जसवंत सिंह की विधवा थी, वो पहचानती ही नहीं थी सज्जन सिंह को, कि ये कौन है, क्या है? तो उन्होंने जो इनिशियली जो है, अपना नाम उसमें नहीं दिया था। वहीं दूसरी बात ये है कि इसमें सबको पता है कि जाँच जिस तरीके से शुरुआत में हुई थी, जो इन्वेस्टिगेशन हुए थे, उसको जैसे सरकार ने चाहा वैसा मोड़ दे दिया था। क्योंकि पुलिस भी वही कर रही थी, जो सरकार कह रही थी, जो कांग्रेस इकोसिस्टम कह रहा था। तो ये दोनों कारण हैं कि सज्जन कुमार का नाम इसमें पहले नहीं था और बाद में जो है वो जोड़ा गया। तो आपने सर नाम लिया सज्जन कुमार का, जगदीश टाइटलर का, इसमें कमलनाथ का भी नाम आता है, जो भी आयोग बना था और उसमें कमलनाथ का भी काफ़ी नाम बार-बार आता है। उसमें ये अलग बात है कि इन दोनों को ये दोनों जेल गए और कमलनाथ जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँच गए, तो उनकी बहुत ज़्यादा बात जो है वो नहीं होती है। तो ये पूरा का पूरा मामला और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि लोग भारत की पब्लिक की जो मेमोरी है ना, वो बहुत लो है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, तो जिस पंजाब में कांग्रेस ने इतने कुकर्म किए थे, फिर उसी पंजाब में कांग्रेस जो है वो सरकार नहीं बनाती। तो लोग यहाँ बहुत जल्दी भूल जाते हैं और कांग्रेस हमेशा से नैरेटिव को अपने पक्ष में करके और उसको बढ़ावा देने में काफ़ी आगे रही है। तो एक तरीके से इसे कांग्रेस के जो नैरेटिव की बात की जाती है, उसमें वो हमेशा से सफल होती रही है। या फिर हो सकता है कि जो कांग्रेस के विरोधी रहे, वो उस तरीके से सफल नहीं हुए इस चीज़ को जनता तक लेके जाने में। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जैसे-जैसे मोदी सरकार में क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि दिल्ली के जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसका भी बयान आया है और उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यकाल में जो है ये जाँच आगे बढ़ी है और ये मोदी सरकार को उन्होंने जो एक तरीके से कह लें कि गुरुद्वारा कमेटी यहाँ की सिखों की प्रतिनिधि है, जो दिल्ली की है। तो उन्होंने पूरा श्रेय जो है उन्हें दिया है मोदी सरकार को कि उसी कारण ये जाँच जो है वो आगे बढ़ी और यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि अब उन्हें सज़ा सुनाई जाने वाली है। जी। इस मामले में कितने आयोग बने, कितनी कमेटियां बनी, कितना सब कुछ किया गया, लेकिन केवल दिखावे के लिए। और जो जी। कमेटियों की या आयोग की रिपोर्ट भी आई, उन पर भी कुंडली मार करके बैठे रहे। और बीच बीच में हमने और आपने देखा, बहुत सारे लोगों को याद होगा, जगदीश टाइटलर को भी बार बार मेन जी। स्ट्रीम कांग्रेस की पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश की गई। सज्जन कुमार को भी लाने की कोशिश की गई, यहां तक के संगठन में इनको पद दिए गए। यानी 41 साल बाद जाकर के 1984 के एक मामले को कंक्लूजन तक पहुंचा पाई है कोर्ट। आप इससे अंदाजा लगाइए, 4 दशक बाद अगर किसी को सजा सुनाई जा रही है या दोषी करार दिया जा रहा है, तो हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था, जो जांच एजेंसियां हैं उन पर भी, और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी अप्रोच, उनकी सोच और उनकी कार्य प्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। कांग्रेस तो अगर देखें तो इन मामलों में बहुत आगे रही है क्योंकि 1948 से ही इन्होंने शुरू कर दिया था ना ये सब कुछ। इनका जो अनुभव है दंगों का, वो 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के साथ ही शुरू किए कर दिया गया था जब महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मणों को मारा गया था। और अभी देखिए कि उस समय भी देश में किसी मीडिया ने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की थी, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई विदेशी मीडिया, विदेशी पत्रकार आके रिपोर्ट देता है कि 50 लोग, 100 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और ऐसे-ऐसे दंगे हुए हैं। तो इस मामले में कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से आगे रही है
और लोग सिख दंगों में भी कई ऐसे कांग्रेस नेता अभी भी हैं जो कांग्रेस के भीतर है, लेकिन उन्हें बचा के रखा गया है। और जगदीश टाइटलर को एक बार तो यहाँ पे दिल्ली में जो कांग्रेस की बैठक है उसमें कई बार देखा गया और जेल से लौटने के बाद उनको देखा गया। लेकिन अभी सोशल मीडिया का युग है और जब जब विरोध हुआ, काफी आउटरेज हुआ, तब जाके ये लोग जगदीश टाइटलर को बैक स्टेज लेके गए। तो अभी जो भी गांधी परिवार के वफादार लोग थे, जो भी सिख नरसंहार में भी शामिल थे, तो उनको तो इनाम देना ही देना था गांधी परिवार को। तो वो अभी भी चाहते हैं। आज अगर सज्जन कुमार जेल से निकल के आ गए, सज्जन कुमार भी 1977 के आसपास ही उनकी भी राजनीति शुरू हुई थी, जब यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुने गए थे, फिर बाद में पार्षद वगैरह बने। तो कह लें कि उस समय के जो भी ये नेता थे राजीव गांधी के करीबी सर्कल में थे। और तो सोनिया गांधी तो अभी जीवित है ना, तो परिवार तो अब भी है वो। तो उन लोगों को ये बार-बार कोशिश करते हैं कि सिख नरसंहार के लिए सम्मानित किया जाए, इनाम दिया जाए। लेकिन चूंकि अभी पब्लिक ज्यादा मुखर है, ये विपक्ष में बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया का जमाना है, इसीलिए चुप बैठ जाते हैं। नहीं तो कल को इनकी सत्ता आ जाएगी, जो लोग सिख नरसंहार में शामिल थे वही लोग सर आपको फिर से मेन स्ट्रीम में एकदम दिखेंगे। अनुपम, आपको नहीं लगता है कि ये जो गोधरा, ये जो गुजरात दंगे, ये जो मोदी जी और तमाम तरह की चीजें उठाई जाती हैं, वो जानबूझ करके और मैनिपुलेटिंग तरीके से, और 1984 में जो एक कलंक लगा था कांग्रेस के माथे पर, केवल दिल्ली के सिखों के नरसंहार का नहीं, बल्कि फिर जून में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसमें भी 3,000 से ज्यादा लोगों का मारा जाना, और जी हरमंदर साहब और अकाल तख्त और सबको एक तरीके से नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया गया था। यानी वो स्थितियां परिस्थितियां निर्मित की गई, पहले कराई गई, उसके बाद सेना को भेज करके ऑपरेशन कराना पड़ा, और दिल्ली में और दूसरे शहरों में सिखों के खिलाफ ये सब हुआ। तो उस कलंक से मुक्ति पाने के लिए ही गुजरात के दंगे और गोधरा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन सब पर आरोप चस्पा करने की कोशिशें की गई। जी, हाल ही में 2 फ़िल्में भी आई हैं। एक तो द साबरमती रिपोर्ट को ले लीजिए और एक अभी कंगना रनौत की जो इमरजेंसी आई है। तो मैं थोड़ा इन फ़िल्मों से जोड़ के बताना चाहूँगा कि जब इमरजेंसी देखने गया मैं वहाँ पे स्क्रीनिंग में, तो एक तरीके से कह लें कि वो इंदिरा गांधी चालीसा ही है इमरजेंसी। तो उसमें होता क्या है कि ये ऑपरेशन ब्लू स्टार वाला जो पूरा प्रकरण है, आपातकाल तो उसमें 10-15 मिनट दिखाया गया है, लेकिन बाकी सारी इंदिरा गांधी की जीवनी ही है, तो ये सारे मुद्दे टच किए गए हैं। तो उसमें क्या होता है कि भिंडरावाले को संजय गांधी है दिखाया गया है कि वो खड़ा करते हैं, कि संजय गांधी उनको अकालियों से निपटने के लिए, तो ये तो जानी हुई बात भी है कि उन्हें अकालियों से निपटने के लिए पंजाब में कोई ऐसा नेता चाहिए था, कोई ऐसा जो थोड़ा कट्टर हो, जो थोड़ा ऊर्जावान हो, तो इन्होंने वहाँ पे से भिंडरावाले को खड़ा किया। उसे पुलिस छूट दे रही है, सब कुछ हो रहा है, बाद में वही भिंडरावाले इनके नियंत्रण से बाहर हो जा रहा है। दूसरी बात, इस उसमें ये दिखाया गया है कि इंदिरा गांधी को कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। संजय गांधी के मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी के ऊपर जो है ये खालिस्तान वाली समस्या एक तरीके से उनके सिर पे आ जाती है। अब इसमें लेकिन जो रॉ अधिकारी कहते हैं, उनके आप इंटरव्यू सुनेंगे या जो अखबारों में, उसमें तो ये पूरे कांग्रेस आला कमान का प्लान था। ये सिर्फ किसी एक संजय गांधी ने नहीं कि अचानक से उनके दिमाग में आया कि हमको किसी को खड़ा करना है और खड़ा कर दिया। ये पूरी कांग्रेस ने बैठ के बैठक किया था, उसमें कमलनाथ जैसे कई नेता भी हैं जो शामिल थे, और वहां तय किया गया था कि हम भिंडरावाले को आगे बढ़ाएंगे और अकालियों से निपटने के लिए खुद को सिखों का रहनुमा बताने के लिए। तो और एक साबरमती रिपोर्ट जो फ़िल्म आई थी, उसमें भी ये दिखाया गया था कि ये पूरा उसमें फ़ोकस इस पर है कि ये पूरा मीडिया की जो व्यवस्था है, वो किस तरीके से काम करती है। मीडिया उस समय किसके लिए बैटिंग कर रहा था और मीडिया को क्या निर्देश मिले थे, ये गोधरा वाले मामले में। सिर्फ़ उसमें एक सवाल पूछा गया था कि गोधरा में जो ट्रेन में कारसेवक जलाए गए थे, उनमें से कितनों के नाम लोगों को पता है? और नहीं पता है, तो यही तो कांग्रेस की नैरेटिव की जीत है ना, क्योंकि उनमें से हमको किसी को नहीं पता है, लेकिन गुजरात में दंगे हुए, ये सबको पता है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जितनी देर पूछताछ हुई, पूरे दिन भर पूछताछ, उतनी तो बिहार में लालू यादव से चारा घोटाले में भी नहीं पूछताछ हुई है। वहां पर मोदी को बुला-बुला के दिन भर वहां से सीबीआई, ईडी, आईबी सबसे वो ग्रिल करवाया गया।
तो कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता में थी 10 साल, और उसने यूपीए के 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की कि लोग जो उस पर दाग लगे हुए हैं, जो उस दंगे उसने कराए हैं, उसके राज में हुए हैं, उसके लोग जिन दंगों में शामिल हुए हैं, वो भूल जाए और छोटा से छोटा मामला जो हो उसको उठाया जाए। इसको अभी देखिए ना, कुछ दिन पहले हाथरस में जो मामला हुआ था, कैसे एक मामले को कि रेप हुआ है, बाद में मेडिकल जांच में आता है कि रेप नहीं हुआ है, और वो बाद में कोर्ट ने भी कहा कि बलात्कार नहीं हुआ है, सिर्फ हत्या हुई है। लेकिन वो 6-7 महीने बाद की बात है, 1 साल बाद की बात है। लेकिन उस समय कैसे पूरा माहौल बनाया गया था, और सारे प्राइम टाइम के एंकर्स वहां पे पहुंच गए थे। तो एक छोटे से मामले को जब ये इकोसिस्टम इतना बड़ा बना कर पेश कर सकता है, हालांकि वो छोटा मामला नहीं था, किसी की हत्या का मामला बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं इसे तुलनात्मक रूप से कह रहा हूं, जहां 100 लोगों की हत्या हो रही है और जहां एक आदमी की हत्या हो रही है। तो जो 100 लोगों का हत्यारा है, वो किसी एक आदमी की हत्या हो रही है, उसको अगर कुछ कहे तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो यही कांग्रेस की नैरेटिव की ताकत है कि वो किसी भी मामले को खुद के पाप दबाने के लिए बहुत विशाल बना के और पेश कर दिया करती। और 2019 में तो चौकीदार चोर है, राफेल सौदे में ये, राफेल सौदे में वो, ये भी नैरेटिव इसलिए चढ़ाने का पाप किया था, दुष्कर्म किया था कांग्रेस ने, ताकि जो बोफोर्स का दाग राजीव गांधी के माथे पर चिपका हुआ है उसको धो सके, और ये एक साबित करने की कोशिश कर सके कि हम पर अगर बोफोर्स का दाग है तो नरेंद्र मोदी पर भी तो राफेल का दाग है। वो भी नहीं चिपक पाया, क्योंकि आरोप और दाग तो उसी पर चिपकते हैं जिसकी छवि वैसी होती है। सर मुझे तो लगता है कि इसमें लगभग 70-75% इस पे ये निर्भर करता है कि मामला उठा कौन रहा है, चाहे वो बोफोर्स का हो, चाहे वो राफेल का हो। तो उस समय जो बोफोर्स का जो मामला था पूरा, उसको उठाने वाले कौन व्यक्ति थे, उनकी आप क्रेडिबिलिटी देखिए, उनकी उस समय देश में क्या छवि थी, राजा मांडा, वीपी सिंह। और राफेल वाला मामला कौन उठा रहा है, तो राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो सर आप तो बहुत पहले से राजनीति कवर करते रहे हैं, वीपी सिंह के विरोधी भी होंगे अभी बहुत सारे, लेकिन जो वीपी सिंह का व्यक्तित्व था और जो राहुल गांधी का व्यक्तित्व है, उसमें कितना अंतर है, ये मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई और शायद ही समझता हो। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जब ये मामला उठाया राफेल का, उस समय तक वो लगभग वो कर चुके थे, अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके थे उस समय तक। उससे पहले जो उनका होना था वो हो चुका था, वो उलूल जलूल बयान दे चुके थे, वो मीम मटेरियल बन चुके थे। इसीलिए राफेल वाला झूठ बार बार दोहराने के बाद, और जिस मामले में सीएजी ने क्लीन चिट दे दी है, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, उस मामले को आप बार बार उठा रहे हैं। इन्होंने खुद को वीपी सिंह समझ लिया था कि मैं भी पॉकेट में पर्ची रखूंगा और घोटाले में क्या क्या कैसे हुआ पढ़ के हर रैली में सुनाऊंगा, और लोग जो है सो कि वोट हमें दे देंगे। लेकिन वो भूल गए थे कि वीपी सिंह कौन थे और वो राहुल गांधी जो है वो कौन है। तो इसमें सबसे बड़ा अंतर यही है। और दूसरा, खुद फ्रांस ने जिसके साथ ये सौदा हुआ, उसने ही नकार दिया। और अभी देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए हैं और उनका वहां किस तरीके से सब स्वागत हो रहा है। और राफेल के बाद तो अब हम दूसरे स्टेज पे हैं, अब राफेल एम, यानी जो नेवी को राफेल मिलने वाला है, जो नौसेना, ये तो वायुसेना को मिला, अब नौसेना को मिलने वाला, अब उस पर चर्चा हो रही है। तो दूध का जला कहते हैं ना, छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो अब तक इन्होंने जो मैरीन वाला राफेल है, इसको लेके कोई आवाज नहीं उठाई है। अगर इनकी बात में जरा भी सत्यता रहती तो ये चुनाव के बाद भी राफेल वाला मुद्दा उठाते ना। आखिर क्या कारण है कि चुनाव खत्म होते ही, आपकी हार होते ही, वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है? इसका मतलब है कि आपने जबरदस्ती क्रिएट किया था, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं था। और उसमें बार बार समझाया गया कि राफेल वाला मामला जो है, आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे सीए या एनआरसी के समय इन्होंने झूठ क्रिएट किया था कि महिलाओं को भारत से बाहर भगा दिया जाएगा, या फिर जनजातीय समाज को भगा दिया जाएगा, ओबीसी एससी एसटी को भगा दिया जाएगा। ये खुला झूठ बोलते हैं ये लोग। और उसमें इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू जैसे अखबारों में अंग्रेजी में एडिटोरियल लिखने वाले और उस एडिटोरियल को पढ़ने वाले छात्रों को प्रभावित करने के लिए जो लोग उस तरह के एडिटोरियल लिखते हैं, उनसे हिंदी में वीडियो बनवाया जाता है, और कि वो बोलेंगे तो उसमें कुछ वजन होगा, और खुला झूठ बोला जाता है सर। तो यही एक कारण है कि राफेल वाला मुद्दा इनका पूरी तरह से पीएम मोदी को बदनाम करने का
फेल हो गया और आज ये नाम भी नहीं लेते हैं राफेल का। अब ये कहते भी नहीं है कि चौकीदार चोर। जी वैसे हमें नहीं भूलना चाहिए 1984 ही वो वर्ष था जी जिसमें आखिरी बार कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था, पूर्ण बहुमत मिला था, 404 सीटें। और फिर बाद में जब पंजाब का जी इलेक्शन हुआ तो 10 सीटें और 414 सीटें मिल गई थी। उसके बाद कभी कांग्रेस पार्टी को इस देश की जनता ने भरोसे के लायक नहीं माना। यहाँ तक कि 2004 में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो सरकार बनी थी, तब भी कांग्रेस की केवल 145 सीटें थी। जी 206 और और आज से 145 के साथ इन्होंने चलाई। यस, और 209 2009 में भी केवल 205 या 6 सीटें मिली थी। 206 206 पूर्ण सीट। बहुमत, पूर्ण बहुमत इनको कभी नहीं मिला। अब बढ़ते हैं अगले विषय पर। ये जो पॉडकास्ट कल्चर हमारे देश में चल रही है, पॉडकास्ट कल्चर की भी मैं कोई ये नहीं मानता कि कोई बुरी बात है। बहुत जी जी सीरियस कंटेंट क्रिएटर भी देश में इस समय हैं जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, जो एक जन जागरण का अभियान चला रहे हैं। लेकिन इसके साइड में जिनके बिलियंस में और मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गए हैं और जो 30-30, 35-35, 50-50 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, एक ऐसी जमात खड़ी हो गई है जिनको अगर मैं थोड़ा सा ठीक तरीके से परिभाषित करूं तो जैसे पोर्न इंडस्ट्री काम करती है, जैसे मियाँ खलीफा और दूसरे लोग काम करते हैं, लगभग वही आलम इन कंटेंट क्रिएटर्स का है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के हाथों कंटेंट क्रिएटर का पुरस्कार मिलना और उसकी जो टिप्पणियां हाल में विवादित हुई हैं, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो घोषणा की है कि बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने मर्यादा लांघी है, जिन्होंने परिवार की जो एक शुचिता होती है उसको भी दागदार करने की कोशिश की है। पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स के संभोग के बारे में खुली चर्चा करना, मजाक उड़ाना और तमाम तरह की गालियां बकना और वो यूट्यूब पर अपलोड भी होना और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना। कोई हम जरा सा हेडिंग लगा देते हैं तो यूट्यूब जो है तुरंत येलो डॉलर जो है वो प्रदर्शित कर देता है। लेकिन ये लोग कुछ भी उल्टा सीधा चलाते हैं और वहां से ये कमाई भी करते हैं। इस जी पर आप टिप्पणी और क्या किया जाना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? जी। तो सबसे पहले तो देखिए इस मामले में जो आउटरेज हुआ या फिर जो सोशल मीडिया में विरोध हो रहा था, तो मैं भी उस विरोध का एक हिस्सा था। तो ये आउटरेज थोड़ा-सा गलत दिशा में चला गया मेरे हिसाब से, क्योंकि लोगों ने फिर लोग माँग करने लगे कि आप इनको और इनको जो है फांसी दे दीजिए। जबकि मेरा कहना है कि फांसी जो है वो समाधान नहीं है एक तरीके से, क्योंकि अगर आप किसी को इतनी कड़ी सज़ा देने की या फिर फांसी देने की माँग कर रहे हैं, तो फिर उसके पीछे भी 10 लोग जो हैं, वो आके खड़े हो जाते हैं। तो मेरा सिर्फ़ ये कहना है कि रणवीर इलाहाबादिया इसने जिस तरह का चुटकुला मारा, तो आखिर क्या कारण है कि इस तरह के चुटकुला मारने या इस तरह की बातें करने वालों के सोशल मीडिया पर करोड़ों में फॉलोवर्स आ जाते हैं? इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आजकल बच्चों के हाथ में 6-7 वर्ष की उम्र से ही उनके हाथ में फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन होता है। अगर इस समस्या के पूरे आयाम को अगर हम समझें तो बहुत पहले आपको याद होगा सर एक ब्लू व्हेल गेम आया था। और ब्लू व्हेल गेम के कारण लोग सुसाइड करने लगे थे, मरने लगे थे। उसके बाद उसमें कई किशोर भी शामिल थे। वो गेम रूस से आया था यहाँ पर। इसी तरह एक बार एक डोरेमोन करके गेम आया था, उसमें हर जगह जाके डोरेमोन खोजना होता था। किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे हम पहुँचते हैं, वहाँ पे अधिक डोरेमोन मिलता है तो ज़्यादा स्कोर मिलता था। तो ऐसे करते-करते बच्चे छत पे आगे चलते चले जाते थे डोरेमोन खोजने के लिए और वो कोई छत से गिर जाता था, कोई कहीं
किसी गलत लोकेशन पे चला जाता था। इस तरह की चीजें जो है वो होती रहती थी। लेकिन ये समस्याएं आती चली गई और हमने इसको सिर्फ एक आयाम को इसके देखने की कोशिश की और ये आज आके देखिए कितनी बृहद हो गई है। तो ये जो रणवीर अलाहाबादिया वाली भी समस्या है, जिसमें अगर हमने अपने बच्चों के हाथ में किताबें नहीं दे रहे हैं, हम आज मोबाइल फोन दे रहे हैं, इंटरनेट पे कुछ भी फिल्टर्ड नहीं है, सब कुछ अनफिल्टर्ड है। इंस्टाग्राम पे कोई रील आ रहा है तो जो 5 साल के बच्चे को दिखेगा वही जो 30 साल का युवा है उसको भी दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 5 साल का बच्चा देख रहा है तो उसमें कुछ फिल्टर होगा। और मेरा ये कहना है कि माता पिता को लेकर तो इस तरह के चुटकुले, ऐसे कुछ लोग इस तर्क का ये कह के बचाव दे रहे थे कि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कॉलेजों में भी तो, हॉस्टलों में भी तो इसी तरह की बातें की जाती है। मैं खुद इंजीनियरिंग कॉलेज से आ रहा हूँ, बीआईटी मेसरा से, लेकिन मैंने तो 4 साल कॉलेज कैंपस में कभी नहीं देखा कि इस तरह की एक दूसरे के माता पिता को लेकर इस तरह के चुटकुले मारना। जो उसने कहा कि माता पिता अगर संभोग कर रहे हैं तो क्या आप उसमें शामिल होना चाहेंगे? इससे निकृष्ट बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम तो उस परंपरा के हैं जहाँ पर वो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि प्रातः काल उठिकै रघुनाथा और मात पितु गुरु नावहि माथा। तो हम उस परंपरा के हैं। लेकिन हम तो आज अपने बच्चों को ये पढ़ा ही नहीं रहे हैं ना, हम तो उनके हाथ में मोबाइल फोन दे दे रहे हैं। वो रणवीर अलाहाबादिया को देखेगा, वो एलविस यादव को देखेगा, वो समय रैना को देखेगा, फिर उसमें वो अपूर्वा मखीजा जो वहां पे उस पैनल में एक और महिला बैठी हुई थी, तो वो और उसको बहुत देखेगा। बहुत जी अभद्र भाषा में उसने भी बात की है। जी, उसने भी एक तरीके से मतलब माँ पर ही टिप्पणी की, अगर समझ ले तो जो क्या कारण है आखिर कि जो ऐसे ये जो चुटकुलों का बाजार है पूरा का पूरा, ये जो डार्क कॉमेडी है, तो इसको प्राइवेट पार्ट्स के इर्द गिर्द ही समेट दिया गया है पूरा, और कुछ डार्क कॉमेडी है ही नहीं। आपने पीछे एक बैकग्राउंड डार्क लगा लिया, आपने डार्क चश्मे में एक व्यक्ति को वहां पे खड़ा कर दिया और आपने पूरी थीम जो है डार्क कर दी, लेकिन आप अभी तक नहीं सीख पाए कि डार्क कॉमेडी कॉमेडी होती क्या है। और रणवीर अलाहाबादिया ने जो चुटकुला मारा वो भी ऑस्ट्रेलिया के एक शो से कॉपी किया गया है, वो भी कॉपीड नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ समस्या शुरू कहाँ से हुई। रणवीर अलाहाबादिया का इलाहाबाद से कोई संबंध नहीं है, जो प्रयागराज है वहां से कोई संबंध नहीं है। ये भी हमें पता है कि वो उनके जो माता पिता हैं या उनके पूर्वज हैं वो पाकिस्तानी शरणार्थी परिवार का हिस्सा है, जो पाकिस्तान से भागकर यहाँ पर भारत में आए थे इस्लामी अत्याचार के कारण। तो रणवीर अलाहाबादिया मुख्यतः कॉमेडियन नहीं है, वो पॉडकास्टर है मुख्यतः, क्योंकि उनकी जो योग्यता है और उनकी जो भी है वो सिर ऐसे ऐसे हिलाने के अलावा और कुछ नहीं है। अगर मैं सच कहूं तो उसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास, क्योंकि वो सवाल भी जो पॉडकास्ट में जिन लोगों को बुलाते हैं, तंत्र विद्या से लेकर और तमाम पॉलिटिकल, राजनीतिक, सामाजिक विषयों पर, उस पर सामने वाला अगर कुछ बोलता है तो इन्हें वो चीजें समझ में भी नहीं आती हैं, वो उसमें भी सवाल नहीं ढूंढ पाते हैं कि आगे इस चर्चा को कैसे बढ़ाना है। तो उनकी योग्यता सिर्फ अपना माथा हिलाने की है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब चूंकि समय रैना जो है वो पॉपुलर हो रहे हैं कॉमेडी के कारण, और समय रैना की कॉमेडी का जो है यही स्तर रहा है लगभग, ये अभी खुल के आया है, लेकिन काफी पहले से यही रहा। इंस्टाग्राम पे काफी पॉपुलर है। और अभी अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति में भी दिखे थे, जहां उन्होंने जोक मारा था कि एक सर्कल में और आप में क्या कॉमन है, तो अमिताभ बच्चन ने पूछा क्या, तो इन्होंने कहा कि दोनों के पास रेखा नहीं है। तो इस तरह के जोक जो है वो वहां पे मारे थे, जो सोशल मीडिया में चलते हैं उसको मेन स्ट्रीम बनाने का कार्य ये लोग जो है वो करते हैं। तो अब चूंकि इंडियाज गॉट लेटेंट जो शो चल रहा है, जिसका सब्सक्रिप्शन लेकर पैसे दे दे के लोग देख रहे हैं और उस पे मिलियंस में जो है व्यू आते हैं, आप समय रैना के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, तो उसने किसी ओटीटी को बेचा नहीं, वो खुद ही अपने आप में ओटीटी बन गया और उस पर एक अपना शो जो है पैरेलल खड़ा कर लिया। तो ये एक इसका अलग पक्ष। अब रणवीर अलाहाबादिया जो कॉमेडियन है ही नहीं, उसको एक कॉमेडी शो में लाया जाता है और उससे कॉमेडी करने के लिए कहा जाता है, तो उससे भी तो पुष्टि चाहिए। जो डार्क कॉमेडी वाली जो समय रैना का ऑडियंस है, जो कॉमेडी वाली ऑडियंस है, जो इंटरनेट का ऑडियंस है, उससे उसको पुष्टि चाहिए। अब उसके लिए उसने जो है सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि जो इन कॉमेडियनों ने भी आज तक नहीं किया हो, और उससे पहले वो कुछ रिसर्च करके आया होगा। और इन लोगों के लिए रिसर्च का मतलब होता है कि जो फॉरेन में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में या फिर अमेरिका की कंटेंट इंडस्ट्री में, उसको हम देख लें और उसको हूबहू यहाँ आकर जो है दोहरा दें। तो ये हूबहू उसने जो
ये वाक्य बोला है, ये शब्दशः कॉपीड है ऑस्ट्रेलिया के ही एक शो से, और कॉपी किया हुआ वाक्य ये बोल के यहाँ पर फंस जाता है। तो ये पूरी समस्या, इसका समाधान मैं ये देख रहा हूँ कि आपको सबसे पहले तो एक वो लिमिट तय करना होगा। जैसे मैं देख रहा था श्याम मीरा सिंह जैसे जो तमाम यूट्यूबर हैं, वो कुछ ऐसा लिख रहे थे कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं। आप अपने घर में बोल रहे हैं कुछ, वो अलग बात है, लेकिन आप जैसे ही मंच पर चढ़ जाते हैं तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कुछ लिमिट लेके आता है। एक शिक्षक जो है वो अपने घर में है तो एक अलग बात है, लेकिन जब वो कहीं खड़ा हो जाता है कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, उस समय उसकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो कहीं जाके उसकी एक बाउंड्री होती है। एक व्यक्ति जो है वो अपने घर में है, वो अलग बात है, वो व्यासपीठ पे जब बैठ के प्रवचन करने लग जाता है और कथा कहने लग जाता है, तब उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली जो बाउंड्री है वो क्या होती है उसको ये पता होना चाहिए। तो कहीं न कहीं तो आप लिमिट लगाएँगे ना, अति सर्वत्र वर्ज्यते, ये भी बात है। तो आप कहाँ लिमिट लगाएँगे अगर आप खुद ये नहीं तय कर पा रहे हैं, तो फिर सरकार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूँ रेगुलेट करने, हर चीज़ को रेगुलेट करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो कहते रहे कि अ, आम जनजीवन से लोगों के सरकार जितना निकल जाए उतना सही है, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम रहे। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने गेमर्स के साथ एक बैठक की थी। उसमें गेमर्स ने एक सुर में माँग किया था कि एक रेगुलेटरी बॉडी हमारे लिए बनाई जाए। तो उसमें भी पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार का हस्तक्षेप आप लोग कम से कम ही रखिए, सपोर्ट लीजिए। रेगुलेशन जब आ जाता है तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इस इंडस्ट्री ने, ये जो कंटेंट इंडस्ट्री है, इसने रेगुलेशन ना होने का फ़ायदा उठाया है और बेजा फ़ायदा उठाया है। तो अब मुझे लगता है कि एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। अब ये मंत्रालय का कार्य नहीं रह गया है कि ये सब करना, एक-एक शो बैठ के देखना क्या हो रहा है, क्या नहीं। जैसे फ़िल्मों में सेंसर बोर्ड है, वैसे ही आप एक बनाइए रेगुलेटरी बॉडी जो हर शो को देखे और फिर पास करे, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शो तो लाइव नहीं था। एडिट करके डाला गया था और एडिट करके सोच समझ के डाला गया था। इसका सीधा-सा अर्थ है कि आप चाहते थे कि वो कंटेंट पब्लिक तक पहुँचे, आपको उस पे कोई आपत्ति नहीं थी। तो बाद में रणवीर इलाहाबादिया ने माफ़ी माँगी, लेकिन अभी आप देखिए समय रैना की तरफ से कोई माफ़ीनामा नहीं आया है। अपूर्वा माखीजा की तरफ से कोई माफ़ीनामा नहीं आया है, या शो के जो भी क्रिएटर्स हैं उनकी तरफ से भी कोई माफ़ीनामा नहीं आया है। तो यानी अभी भी इन्हें अपने किए का अफ़सोस जो है वो नहीं है। और अगर रणवीर इलाहाबादिया ने माफ़ी भी माँग ली है, तो लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ करना चाहिए प्रशासन को कि एक उदाहरण सेट हो कि आगे से लोग बचें कम से कम इस तरह के चुटकुले मारने के लिए। जी। बिल्कुल सही बात आपने कही है अनुपम जी। बहुत-बहुत धन्यवाद ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकालने के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो धन्यवाद, मच। धन्यवाद। नमस्कार।